गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि सैद्धांतिक रूप से अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, इनकी अवधारणागत रूप में क्या इनकी परिभाषाएं हैं, क्या अर्थ हैं और कौन कौन से सिद्धांत अधिकार के बारे में हैं, और इस बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी लोग अधिकार के बारे में जब से जीवन अस्तित्व में आता है तब से हम अधिकार की चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम सुनते हैं। हर व्यक्ति ये कहता हुआ मिल जाता है कि ये तो मेरा अधिकार है, और सामने वाला उसको ये बताता है कि ये आपका कर्तव्य है ना। तो अधिकार और कर्तव्य सीधे सीधे भाषा में कहा जाए तो हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही जो है कोई भी व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। एक्चुअली जब मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और चूंकि वो समाज में रहता है और व्यक्ति के दायित्व और अधिकार परस्पर निर्भर होते हैं, और चूंकि सामाजिक जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए जो है मानव जीवन का जो अस्तित्व है वो अधिकारों के जरिए आगे बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि अधिकारों के बारे में ये अपन कह सकते हैं, चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है ना। क्योंकि आप एक अकेले मनुष्य की, और अगर वो जंगल में निवास करे तो ना तो उसके कोई अधिकार है ना, क्योंकि अधिकार तब होंगे जब सामने वाले व्यक्ति के भी हों, और उसके अपेक्षाकृत रूप में। आप अकेले हैं, खूब चिल्लाएं, कोई आपको नहीं टोकेगा, लेकिन अगर आपके सामने कोई बैठा है तो चीज़ों में अंतर आ जाता है। तो अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राज्य के द्वारा हर नागरिक को और व्यक्ति को अलग अलग अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं, और यह अपन एक तय करते हैं कि कौन राज्य अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है और कौन से नहीं करता है। उन्हीं के आधार पर किसी राज्य को लोकतांत्रिक राज्य या अच्छा राज्य कहते हैं, और किसी राज्य को बुरा या तानाशाही या डिक्टेटरशिप वाला राज्य कहते हैं। तो राज्यों की टाइप प्रकार को हम मापने के लिए अधिकारों का भी हम अध्ययन करते हैं, और अधिकारों के अध्ययन के आधार पर ही एक राज्य की गुणवत्ता भी अपन उसमें देख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अधिकार हम किसे कहते हैं, अधिकार के अर्थ और परिभाषा कौन सी है। तो देखिए, राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, और इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को वे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली बाहरी जो सुविधाएं हैं उनका नाम ही अधिकार है। जो समाज के हित में उचित प्रयोग करने के लिए जो बाहरी सुविधाएं होती हैं, है ना, उनका नाम अधिकार है। और राज्य का जो लक्ष्य है व्यक्तित्व के जो उसका व्यक्तित्व है उसका पूर्ण विकास है, और पूर्ण विकास के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं इन सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। तो जो इसमें परिभाषाएं हैं, है ना, कि भाई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से जो अपन अपना विकास कर सकते हैं वो, तो लास्की ने ये कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। मतलब ये है कि अधिकार के लिए सामाजिक जीवन होना अनिवार्य है। बोसांके की परिभाषा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज तो स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तीसरी जो परिभाषा है वो है, भारतीय एक विचारक हुए हैं श्रीनिवास शास्त्री,
वो कहते हैं कि अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत व व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायता करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकार मांग है, व्यक्ति की मांग है, जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अधिकार में क्या होना चाहिए, कौन कौन से आवश्यक तत्व है ना वो उसमें जरूरी हैं। सबसे पहला आवश्यक तत्व तो ये है कि वो उसका स्वरूप सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक होता है कि अधिकार के लिए समाज में चूंकि व्यक्ति रहता है, अगर आपकी कोई मांग है और उस मांग को अगर समाज स्वीकार करता है तो वो अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार ना होकर के प्राकृतिक शक्तियां हैं। अधिकार राज्य के द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का नाम है और इस प्रकार की स्वतंत्रता और सुविधा समाज में ही संभव है और राज्य के द्वारा व्यक्ति के जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं और वो आपको समाज में ही संभव है। इसलिए इनके अस्तित्व के लिए सबसे पहला आवश्यकता यही है कि स्वरूप जो है वो इनका सामाजिक होता है। नितांत एकांत में अधिकार नहीं होते हैं। आपको अधिकार में कोई टोकने वाला ही नहीं है। आप रहें, खूब रहें, आप जंगल में जाएं, आप कितने भी बड़े एरिया में फैल के रहें या कुछ भी काम करें, है ना, उसका जो है स्वरूप सामाजिक होता है। दूसरा स्वरूप यह है कल्याणकारी स्वरूप होता है कि व्यक्तित्व के विकास का अर्थ सिर्फ विकास से है। तो अधिकार के रूप में वो स्वतंत्रताएं और वो सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं जो आपके व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक हो। आपको कभी भी ऐसी सुविधा का कोई अधिकार नहीं मिल सकता जो आपके विकास में बाधक हो। जैसे किसी भी व्यक्ति को आप ये आज़ादी नहीं दे सकते कि मन में आए जितना वो शराब पिए ना या मद्य निषेध करे, वो भी सार्वजनिक जीवन में, है ना, या वो जुआ खेले या वो कहे कि मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ, मुझे आत्महत्या का अधिकार चाहिए, फंदा चाहिए, या वो कहे कि मैं तो सामने वाले को मारूंगा, डंडा मारूंगा या तलवार मारूंगा या गोली मारूंगा। तो इस तरह का कोई अधिकार आपको नहीं मिल सकता जो कि कल्याणकारी ना हो, है ना। फिर सारे अधिकार सामाजिक स्वरूप में होते हैं। एकांत में आप अकेले कमरे में आप कुछ भी करें उससे जहाँ दूसरों के हित प्रभावित होते हैं वहाँ इस चीज़ पे नियंत्रण होता है। फिर अधिकारों का प्रयोग लोकहित में होता है। अधिकारों को उनके व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा? व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ पूरे समाज की उन्नति भी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग इस प्रकार से करता है कि उसे दूसरे के हितों में बाधा पहुंचती है तो आप उसके अधिकार को कंट्रोल कर सकते हैं। अधिकारों को राज्य का संरक्षण होता है ना, कि राज्य उनकी रक्षा करता है। रक्षा का दायित्व राज्य अपने हाथ में लेता है। जैसे अगर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, तो राज्य की भी ये ड्यूटी है कि व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाए। समाज स्वीकार करता है। जब तक राज्य इन चीज़ों को संरक्षण प्रदान नहीं करता है तब तक आप उसे अधिकार नहीं कहते। फिर ये सर्वव्यापक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ये समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इसमें धर्म, जाति, लिंग किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो निष्कर्ष रूप में आप ये कह सकते हैं कि अधिकार जो है, सामान्य शब्दों में अगर आप अधिकार को परिभाषित करें तो अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। अब अपन आते हैं कि अधिकार कौन कौन से होते हैं और अधिकारों का क्लासिफिकेशन क्या है। आगे हम एक चार्ट के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अधिकार क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक नैतिक अधिकार और दूसरा कानूनी अधिकार, है ना। अब वर्गीकरण के आधार पर अब अगर हम चलें, अब आप देखो कि अधिकार दो प्रकार के हैं, एक मॉरल राइट्स हैं और दूसरा लीगल राइट्स हैं।
मॉरल राइट्स के कोई टाइप नहीं होते हैं। मॉरल राइट्स वो अधिकार जिनका व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है। इनको आप जो है ये जो नैतिक राइट्स होते हैं ये राज्य के द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें तो आप अपने धर्मशास्त्र से, जनमत से या आपकी अंतरात्मा से गवर्न होते हैं और राज्य के कानूनों से इनका कोई संबंध नहीं होता है ना। अब आते हैं हम कानूनी अधिकार पे कि कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए, कानूनी अधिकार जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक कानूनी अधिकार होते हैं सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरे होते हैं राजनीतिक अधिकार, है ना। अब अपन सामाजिक जो और कानूनी अधिकार होते हैं वो राज्य के द्वारा मिलते हैं। इनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो कानून से दंडनीय होते हैं और कानून और राज्य से संरक्षित होते हैं। अर्थात अगर कोई इनका उल्लंघन करे तो दंडनीय अपराध होता है ना। और राज्य इनके लिए आवश्यक कार्यवाही करता है। तो इनके लिए लीकॉक ने अपनी परिभाषा में लिखा है कि कानूनी अधिकार जो है ना, कि कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा तो प्रदान किए जाते हैं और रक्षित भी किए जाते हैं, है ना। जो कानूनी अधिकार हैं इसके दो भेद हैं। एक तो सामाजिक या नागरिक अधिकार हैं और दूसरा राजनीतिक अधिकार है। कानूनी अधिकार के दो रूप हैं कि सामाजिक और नागरिक और दूसरा राजनीतिक। जब हम सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं तो सामाजिक अधिकार भी 2-3 भागों में विभाजित हैं। एक समानता का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति, रोजगार, शिक्षा, जीवन और परिवार, है ना। जब हम समानता के अधिकार में आते हैं तो समानता का अधिकार भी कई तरह का होता है। सबसे पहले तो राजनीतिक समानता, इसमें जो है समानता के अधिकार में एक समानता का अधिकार है कि समानता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते बिना किसी भेदभाव के उसको सम्मान मिलना चाहिए। जीवन का विकास करने के लिए समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये समानता का अधिकार है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समानता होती है। राजनीतिक समानता का मतलब होता है कि बिना किसी पक्षपात के उस व्यक्ति को देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए वयस्क मताधिकार और प्रजातंत्र की स्थापना शामिल है। दूसरा होता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व है। किसी को भी किसी अन्य के सुख का साधन नहीं अपना बनाया जा सकता है। इसमें छुआछूत का निषेध है 17वें अनुच्छेद भारत में द्वारा, और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते समाज में सम्मान मिलना चाहिए, है ना। दंडनीय अपराध है अगर आप किसी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा मानते हैं, कमतर मानते हैं। चूंकि वो एक मानव है तो मानव होने के नाते उसको समानता है। तीसरा आर्थिक समानता है। देखिए, हम आर्थिक समान तो किसी को कर नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि व्यक्तियों के बीच में गंभीर आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए, है ना। आर्थिक जैसे संपत्ति और उत्पादन के वितरण में न्याय संगत होना चाहिए। और आर्थिक समानता का बस यही है कि उपयोग आप अपना जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो बिना किसी दबाव के आप पूरा कर सकें। दूसरा जो अधिकार है सामाजिक नागरिक अधिकारों में आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि इसके बिना आप अपने व्यक्तित्व का कोई विकास नहीं कर सकते। हालांकि इसमें उच्छृंखलता या स्वच्छंदता को हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से किसी बाहरी बंधन के बिना अपने जीवन का विकास कर सके। इसके जो प्रकार हैं, सबसे पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो अपने सामान्य विवेक के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। कानून का अगर वो उल्लंघन नहीं करता है तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, और जेल में भी अगर वो न्यायालय से जुर्म सिद्ध नहीं होता है तो आप उसको नहीं कर सकते। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपने
अपना खुद का, अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का स्वयं संप्रभु है। दूसरा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको बोलने चालने सब चीज़ की स्वतंत्रता है, उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसको समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है ना? ये और एक नैतिक स्वतंत्रता है। नैतिक का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी विवेक और आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के काम कर सके, है ना? तो इस अगली जो समान अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार है और रोजगार का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार में आपको पता ही है कि संपत्ति का जीवन में बहुत ज़बरदस्त महत्व है। व्यक्ति अपने कमाए गए पैसे को इच्छा अनुसार चाहे तो खर्च करे या बचा के रखे या ज़मीन जायदाद खर्च करे, कुछ भी करे, है ना? तो आप किसी की संपत्ति को उसको छीन नहीं सकते हैं। अनियंत्रित रूप से आप संपत्ति के ऊपर थोड़े नियंत्रण तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी संपत्ति का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है। परिवार के भरण पोषण आजीवन सबके लिए धन की आवश्यकता होती है और धन जो है बिना रोजगार के उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति को काम के बदले उचित पारिश्रमिक उसको प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार में शिक्षा जो है उसको प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए हर व्यक्ति को। तो सभी की निःशुल्क व्यवस्था या जो भी व्यवस्था राज्य सरकारें करती हैं वो हैं। फिर जीवन का अधिकार है कि सभी व्यक्तियों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति मतलब उसको जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का जीवन का अंत ना कर सके। क्योंकि आप जिंदा हैं तो आपके सारे अधिकार हैं, तो आपको राज्य के अंदर सुरक्षित रखने का दायित्व है। इसके अंदर आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर आघात किया जाता है तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए भी कार्रवाई कर सकता है। अगर आप अपनी रक्षा के लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर आता है कि परिवार का अधिकार है, तो आपको अपने परिवार बनाने का और भरण पोषण का इन सब का अधिकार है। राज्य को इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे तरह के जो अधिकार होते हैं वो राजनीतिक अधिकार हैं। तो राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इन अधिकारों के माध्यम से जो व्यक्ति है वो राजनीतिक जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है और साधारणतया कोई भी लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को ये राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार किसी भी राज्य में नागरिकों के लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट अधिकार होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं और मैं सोचती हूँ कि आप सभी को याद कर लेने चाहिए कि 4 राजनीतिक अधिकार कौन से हैं। सबसे पहला राजनीतिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार, है ना? क्योंकि मतदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांश देशों में प्रत्येक नागरिक को वोटिंग राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं और सरकार ये चाहती है, इसके लिए उन्होंने वयस्क मताधिकार का प्रावधान कर रखा है और आपको मताधिकार दिया जाता है, तो आप अपने मताधिकार का भी प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है कि चुनाव में खड़े होने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार। सरकार में जो है प्रजातंत्र में हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार रख सकता है और सक्रिय उन्नति में भाग ले सकता है। तीसरा है कि अगर वो खड़े होने का अधिकार रखता है तो उसे सार्वजनिक पद ग्रहण करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसमें योग्यता के अलावा कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और चौथी बात यह है कि आपको आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र और सहमति देने का अधिकार है। तो वोटिंग राइट्स, खड़े होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकारों में है। इसका मतलब है कि नागरिक अपनी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार रखते हैं, जिसके अंतर्गत शासन की आलोचना करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत में शामिल है। तो ये तो हुए आपके राज्य के जो भी अधिकार हैं उनका
वर्गीकरण कि अधिकार कौन कौन से होते हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी तथ्य आते हैं। एक अधिकार और है और वो है आपका कि कई बार राज्यों में राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन इस बारे में बड़ा वो है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य होता है या नहीं होता है। तो राज्य के विरुद्ध जो है के लिए कई विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध नैतिक अधिकार अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन वो तब होता है जब सरकार जन इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती है। अगर सरकार जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो ऐसा जो शासन होता है उसको जो है शासन में बने रहने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो नागरिकों को इस प्रकार की सरकार को हटाने का अधिकार होता है। तो संवैधानिक मार्ग से अगर ऐसी सरकारें नहीं हटती हैं तो व्यक्ति को शक्ति के आधार पर वांछित परिवर्तन का प्रयत्न करे। लास्की ने ये कहा है कि नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति को ये भरोसा हो जाए कि ये सरकार सर्व सामान्य के हित में कार्य नहीं कर सकती है तो उसको कोई नैतिक कर्तव्य है कि वो अपनी अंतरात्मा की सुने और अंतरात्मा की पुकार पर वो राज्य का विरोध कर सकता है। इन्होंने ये कहा है कि विद्रोह का जो अधिकार है वो एक अंतिम उपाय है, ना कि आपकी डेली आदत हो जाए, प्रतिदिन का भोजन की तरह से नहीं है कि आप जब मन में आए जब सरकार का विरोध करें। तो सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो टी.एच. ग्रीन ने की एक किताब है, उन्होंने भी एक राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस में जो विचार व्यक्त किए हैं वो भी यही संबंधित रखते हैं कि राज्य के विरुद्ध विद्रोह जो है ऐसा कोई आम नहीं है कि आप हर समय हो, बहुत ज़्यादा जरूरी हो, नैतिक रूप से हो तो भी आप इसका विरोध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये तो हुए आपके राज्य अधिकार और अधिकार का वर्गीकरण। अधिकार के ऊपर एक लेक्चर हम और करेंगे जिसमें अधिकारों का अधिकारों के सिद्धांत के बारे में है कि अधिकारों के कौन कौन से सिद्धांत चल रहे हैं और है ना, फिर अधिकारों की एक विश्वव्यापी मानव घोषणा और कर्तव्य। शेष अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए